हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हुआ हूँ एक नए पेपर सेट के साथ में। जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि हम एसएससी सीजीएल को टारगेट करेंगे और एसएससी सीजीएल के टारगेट के लिए हम लोगों ने पर डे एक आपके लिए पेपर सेट लेकर आ रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर से रिलेटेड रहेगा। इस प्रीवियस ईयर सेट को कवर करने के लिए ध्यान से सुनिए, मैं 2023 का मैं पेपर सेट आपको कवर करा चुका हूं ऑलरेडी। अब ये 2022 में जितने भी सेट हुए थे मैं उनको कवर कराने वाला हूं, और जैसे जैसे डेटा मेरे पास मिलता जाएगा या मैं कलेक्ट करता जाऊँगा मैं आपको आगे की तरफ डेटा मैं देता जाऊँगा। आज सेट नंबर कितना है? सेट नंबर 4 है और एक ये कंप्लीट सोल्यूशन है, ऐसा नहीं है कि टुकड़ों में दिया हो। पूरे जो 1 से लेके 45 क्वेश्चन जो आते हैं एसएससी सीजीएल टायर 2 के अंदर, मेंस के अंदर, वो इंग्लिश के क्वेश्चन पूरा इस वीडियो के अंदर कवर रहेंगे। तो बिना किसी देरी को, बिना किसी समय गवाए हम अपने वीडियो को करते हैं शुरू। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, पहला वर्ड दिया है कोलोसल। प्लीज बेटा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप जाके पीडीएफ चेक कीजिए। टेलीग्राम चैनल पर जाइए, पीडीएफ मिल जाएगा आपको सिनोनिम्स का, एंटोनिम्स का। आप उसको क्लिक करेंगे, डेटा आपके पास में आ जाएगा और उसी में से ही ये डेटा आपको देखने को मिल रहा है। कोलोसल का मतलब होता है कोई चीज क्या हो, काफी विशाल हो, यानी कि ह्यूज हो। ह्यूज माने के विशाल होता है, ठीक है, बिग हो, काफी बड़ी हो। अच्छा देखिए, एनॉर्मस, एनॉर्मस का भी मतलब क्या होता है? विशाल होता है। क्वाइंट का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ अजीब सी हो, अजनबी सी हो, विचित्र हो, तो बेजार हो जाएगा। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब होता है कोई चीज़ क्या हो, एबनॉर्मल हो या असाधारण हो, जो साधारण ना हो। टिनी का मतलब क्या होता है? छोटा, यानी कि मिनी। मैंने तो ऐसे याद किया, टिनी मिनी। तो देखिए, कोलोसल का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ विशाल है। टिनी का मतलब क्या हो जाएगा? कोई चीज़ छोटी है। सो दिस विल बी अवर फाइनल आंसर। क्लियर? Let's see another one. Question number 2. The question number 2 is related with the one word substitution. Willful distraction. जानबूझकर किसी चीज को नष्ट कर देना, उसको क्या बोलते हैं? डिजास्टर का मतलब होता है प्राकृतिक आपदा, ठीक है, जैसे आंधी, तूफान, बाढ़ आ जाना। कैलेमिटी का मतलब भी आपदा होता है। कंबशन का मतलब क्या होता है? कोई चीज क्या हो, फ्लेमेबल हो। फ्लेमेबल का मतलब क्या होता है? ज्वलनशील, जलने योग्य हो, फ्लेमेबल, ठीक है। और सैबोटेज का मतलब क्या होता है? तोड़ फोड़ कर देना काफी ज्यादा, ठीक है, तोड़ फोड़ करना। जैसे दंगाई लोगों ने, जो दंगा करते हैं, दंगे फसाद करने वाले लोगों ने शहर को तोड़ फोड़ कर दी या नुकसान पहुंचाया। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। देखिए, अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है बेटा, ये क्या है? स्टोरी अरेंजमेंट वाला कॉलम है। मैं हर बार आप लोगों को एक टेक्निक बताता हूँ। देखिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। कौन सा ऑप्शन सबसे ज़्यादा रिपीटेड है? ऑप्शन ए रिपीटेड है, तो बाकी ऑप्शन को हटा दीजिए, यानी कि सेंटेंस ए से ही शुरू होने वाला है। टाइगर आर द ग्रेटेस्ट, ये नंबर 1 हो गया। टाइगर आर द ग्रेटेस्ट मेंबर ऑफ द कैट फैमिली, दे आर फाउंड इन मैनी पार्ट ऑफ एशिया। टाइगर जो है बिल्ली का परिवार का सबसे बड़ा सदस्य होते हैं और ये क्या होते हैं? एशिया के लगभग कई सारे भागों में पाए जाते हैं। अब उसके बाद में क्या आएगा? अब उसके बाद में उसके जो उसकी वैरायटीज के बारे में चर्चा होगी। इट इज अज्यूम्ड दैट, ऐसा माना जाता है कि प्रोबेबली 3000 टाइगर्स लिव इन द वाइल्ड एंड द स्पीसीज लुक स्पेक्टिकुलर, ग्रैंड एंड दे आर ग्रेसफुल इन द मूवमेंट। देखिए, इन द वाइल्ड बोला गया है, वाइल्ड या यहाँ पे मेरे हिसाब से तो वर्ल्ड होना चाहिए, फिर भी देख लेते। 3000 जो टाइगर्स हैं वो लगभग पूरे संसार में हमारे पास में है, या उस जंगली जंगली प्रजातियां हैं। और ये काफ़ी बड़े होते हैं, विशालकाय होते हैं और उनका मूवमेंट भी कैसा होता है? बहुत अच्छा होता है। अब उसके बाद में आएगा बी। दे मोस्टली, दे मतलब कौन? ये टाइगर के बारे में बात हो रही है। दे मोस्टली लिव इन डार्क फॉरेस्ट, ये जो घने जंगलों में रहते हैं। स्लीपिंग ड्यूरिंग द डे, दिन में सोते हैं ये। एंड दे कैम आउट हंटिंग पिग्स, ये सुअरों का शिकार करने, डियर्स का शिकार करने रात में निकलते हैं। नंबर 4 देखिए, इट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अस टू सी देम अगेंस्ट द जंगल बैकग्राउंड, स्पेशली व्हेन दे आर स्टैंडिंग स्टिल एंड बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रिप कोटेड, अनलाइक द मोस्ट कैट द टाइगर लाइक बाथिंग वेरी मच। देखिए, ध्यान से सुनिए, अगर आप इनको जंगल में देखोगे तो ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाएगा बैकग्राउंड्स में, क्योंकि रीज़न ये होता है इनकी इनकी बॉडी के ऊपर क्या होती है? धारियां बनी रहती हैं। स्ट्रिप्स का मतलब क्या होता है? धारियां, जैसे बिल्ली के ऊपर बनी रहती हैं, जिस वजह से ये वातावरण के अंदर घुल मिल जाते हैं। जब लगभग बाकी बिल्लियों की तरह भी टाइगर्स क्या करते हैं, जो टाइगर को क्या है, नहाना पसंद होता है, वो क्या करते हैं? मौसम का लुत्फ उठाने के लिए, ठंडा जब गर्म हो तो ठंडक प्राप्त करने के लिए वो नहाते हैं। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल आंसर।
क्लियर। चलिए अब आगे आते हैं क्वेश्चन 4 पर। क्वेश्चन 4 में आपको एक प्रॉपर वर्ड भरना है। अ गुड लीडर शुड बी रेडी टू, गुड लीडर को किसके लिए तैयार रहना चाहिए? क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म का मतलब होता है आलोचना, और आलोचनाओं को हमेशा फेस किया जाता है, फेस द क्रिटिसिज्म, ठीक है, सामना करना। सेटल का मतलब होता है किसी चीज का निपटारा करना, ये नहीं होगा। मीट मतलब मिलना, कैरी मतलब ले जाना, ये तीनों नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। देखिए ये अगेन मैं आपको एक ही बात कहूंगा, ये देखिए अगेन फाइल में से ही आया है ये वोकैब, बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ। ये क्या है? ईडियम एंड फ्रेजेस है, मुहावरा है बेटा। ये मुहावरों वाली फाइल मैंने प्रोवाइड कर दी है। बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ का मतलब क्या होता है? देखिए हमारा दांत और हमारे जो ये जो मेरा स्किन है और ये दांत है एक दूसरे के पास में है ना, कैसा है? पास में है। तो मुश्किल से ही थोड़ा सा रास्ता होना, यानी कि बैरली मैनेज टू स्केप, ठीक है। इसको आप बोल सकते हैं बिल्कुल करीबी मामला। क्या बोल सकते हैं इसको? क्या बोल सकते हैं? करीबी, करीबी मामला, माम माम करीबी मामला, ठीक है। सो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। विच डैश डज द मिनिस्टर टेक टू रीच द असेंबली? असेंबली पे पहुंचने के लिए मिनिस्टर को कौन सा अपनाना चाहिए? तो पहला रूट, रूट का मतलब होता है जड़। इस रॉट का मतलब होता है गला हुआ, जो सड़ा हुआ जो भोजन होता है, इसको बोल सकते हैं मतलब खराब जो होता है ना, मतलब ऐसा जो फल वगैरह सड़ गए हैं, है ना, मतलब सड़ा हुआ या खराब या गला हुआ। इस रूट का मतलब क्या होता है? वे यानी कि रास्ता। और इस रियॉट का मतलब क्या होता है? दंगा फसाद करना, भगदड़ कर देना, सैबोटेज कह सकते हो या रैम्पेज कह सकते हो। रैम्पेज ज़्यादा सही रहेगा। रैम्पेज का मतलब होता है भगदड़। सैबोटेज में तो तोड़फोड़ होती है, भगदड़ भी होती है, लेकिन रैम्पेज ज़्यादा सही रहेगा आंसर। अभी क्या करना है उनको? क्या चाहिए होगा? एक रास्ता तय करना होगा। मिनिस्टर को असेंबली तक जाने के लिए एक रास्ता चाहिए होगा। ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है आपके लिए। अक्सर क्या होता था कि स्टोरी बनकर आती थी और आपको PQRS सेट करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। इसमें क्या दिया हुआ है? देखिए S1 और S4, ये रहा S1 और S4, ये सेंटेंस की शुरुआत है, ये सेंटेंस का एंड है। बीच में देखो क्या दिया हुआ है? S2 और S3, ठीक है। अब आपको क्या करना है? ये S1 और S4 सेंटेंस के बीच में आ गया। यहाँ पे फ्रॉम PQRS, इन चारों में से देखो PQRS, इन चारों में से कोई दो ऐसे सेंटेंस सेट करने हैं जो S पर भी आ जाए, S2 पर आ जाए और S3 पर आ जाए। यानी चारों सेंटेंस पिकअप नहीं कर सकता, मुझे दो पिकअप करने पड़ेंगे। अब ये थोड़ा टफ होने वाला है, बैंकिंग जैसा दे दिया है। द मैन एंड वोमेन टुक देयर प्लेस आफ्टर इनिशियल मिंगलिंग। देखिए लोगों ने, पुरुष और महिलाओं ने पहली बार जब शुरुआत में मिल रहे थे तो उन्होंने क्या किया? अपनी एक जगह पे बैठ गए। इमीडिएटली अ सर्ज ऑफ कन्वर्सेशन फिल्ड विद द रूम, और अचानक से क्या हुआ? बातचीत करना चालू हो गए वो लोग, है ना। फिर क्या हुआ उसके बाद में? उसके बाद में द मैन्स चेयर वर फार इनफ अवे फ्रॉम द वुमेन काउच। पुरुष और महिलाओं की जो चेयर थी वो दूर दूर थी। महिलाओं के जो सोफा था वो दूर रखा हुआ था, पुरुषों की चेयर दूर रखी हुई थी, ठीक है। और पहले तो दूर ही दूर बैठे रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या आएगा? फिर देखते हैं। सो द टू पार्टीज हैड टू लीन फॉरवर्ड देयर एल्बो ऑन देयर नी। देखिए क्या हुआ कि जैसे दूर दूर बैठे हुए हैं, अगर कोई व्यक्ति आपसे डिस्टेंस पे बैठा हुआ, मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, तो अगर आपको मेरी कोई बात सुननी होगी तो आप क्या करेंगे? ऐसा करके झुकेंगे ना। तो इसको क्या बोलते हैं? लीन फॉरवर्ड। अपनी एल्बो को उन्होंने अपने नीज पे रखा हुआ था, घुटनों पे रख के वो आगे की तरफ झुके। एंड वन और द टू वुमेन वर एक्चुअली बाउंसिंग अप डाउन टू द सोफा क्विशन। कुछ महिलाएं क्या कर रही थी? सोफे के ऊपर, मतलब जब जब हम बैठते हैं तो थोड़ा सा उछल कूद सी करते हैं ना, कोई बात सुनी हमने फिर बैठ गए दोबारा से, तो ऐसी सिचुएशन वहां पर हो रही थी। तो ऑप्शन मेरे हिसाब से आएगा, पहला एस आएगा, फिर पी आएगा, और कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है इसके अंदर। ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर? बाकी दो ऑप्शन नहीं आएंगे, आप रीड करेंगे तो वो उसका अप्रोप्रिएट आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन 8 पर आइए। ही लिव्ड क्लोज टू द ट्रेन स्टेशन यट ट्रेवल्ड बाय बस। वह बस स्टेशन के, वह रेलवे स्टेशन के पास रहता है, फिर भी वह बस से ट्रेवल करता है। आई थिंक इसमें नो एरर है। फाइनल आंसर नो एरर। अगर आपको इसमें कोई एरर मिलती है तो प्लीज़ मेरे को बताएं और कमेंट बॉक्स में लिख के दें मेरे को क्या एरर है। मेरे हिसाब से तो इसमें नो एरर है, आप लोग एक बार जरूर चेक करके बताएं मेरे को।
कभी कभार ऐसा हो जाता है कि टीचर से भी गलतियां हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आइए, 9 क्या कह रहा है। देखिए, विशाल इज गोइंग टू रीड द स्टोरी। विशाल स्टोरी को पढ़ने जा रहा था, वो कैसा पढ़ेगा स्टोरी को? जोर से पढ़ेगा। अलाउड मतलब आज्ञा देगा, नहीं ये भी नहीं होगा, ये दो तो कैंसिल हो गए। लोड का मतलब होता है वजन, वजन जो होता है ना, वजन वेट, तो लोड लोड होता है। अलाउड का मतलब क्या होता है? जोर से, ठीक है। तो अभी वो क्या करेगा, कहानी को कैसे पढ़ेगा? जोर से पढ़ेगा। सो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी फाइनल आंसर। क्लियर। क्वेश्चन 10 पर आइए। माई फादर गिव अप स्मोकिंग व्हेन आई वाज 12 ईयर्स ओल्ड। मेरे पिताजी ने स्मोकिंग छोड़ दी थी जब मैं 12 वर्ष का था। तो देखो, वाज का मतलब पास्ट टेंस है और यहाँ पे प्रेजेंट टेंस आ रहा है, ये गड़बड़ है। गिव अप नहीं बेटा, क्या होगा? गेव अप, सेकेंड फॉर्म आएगी। क्योंकि वैन का स्ट्रक्चर में क्या होता है, जब भी वैन आता है तो वैन के बाद में भी पास्ट टेंस आता है और वैन से पहले भी पास्ट टेंस आता है। सो अवर आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। क्लियर। आ गया ये क्वेश्चन 7 पर। और 7 वाला क्या कह रहा है? 7 वाले पार्ट के अंदर अगर आप देखें तो पहला वर्ड है डिसिडेंट, जिसका मतलब होता है वंशज। इसमें आपको स्पेलिंग एरर बतानी है, वो भी हम देखते हैं। डेसिमिस्ट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को नष्ट कर देना, यानी कि डिस्ट्रॉय कर देना। डिसीज का मतलब क्या होता है? डेथ। और यहाँ पर भी ये जो डिसेंट है, इसका मतलब भी मृतक होता है, यानी कि डेड या डेथ होती है। देखिए, ये स्पेलिंग सही है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सही है, लेकिन फोर्थ वाले में एक प्रॉब्लम है, यहाँ ना एस नहीं आना चाहिए, तो फिर क्या आना चाहिए? यहाँ पे सी आना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। 12 पर आइए। 12 क्या कह रहा है? देखिए बेटा, मेरी कोशिश ये है कि कम समय में मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको डिलीवर कर सकूं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, इसलिए मेरे को थोड़ा स्पीड मेंटेन करके ही चलना पड़ता है, तो प्लीज़ मुझे कोऑपरेट कीजिए। राघव सेड टू मीरा। देखो, जब भी कभी क्वेश्चन मार्क आ जाए तो सीधा ध्यान रखिए आस्क्ड आएगा, आस्क्ड 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 आस्क्ड। इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे हमेशा इफ आएगा, इफ। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है? वाई आ रहा है, वाई को आप एलिमिनेट करिए। दूसरी चीज, जब इफ आएगा तो उसके तुरंत बाद में सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है, तीनों में ही सब्जेक्ट आ रहा है। अब एक और चीज देखिए, अब बोला गया है इज एम आर। इज एम आर किसमें बदलता है? वाज या वर में, तो शी के साथ वाज आ रहा है, ठीक है, शी के साथ वाज आ रहा है, ठीक है, शी के साथ वाज आ रहा है, ठीक है। अपसेट, अपसेट आ रहा है विद। अब हर हिम मी, इसमें से फैसला लेना है। देखो, जो मी होता है ना, मी, ये बदलता है सब्जेक्ट से। किससे बदलता है? सब्जेक्ट से। किससे बदलेगा? सब्जेक्ट से। अच्छा देखिए, पहले मैं टेबल बना लूं। आई, मी, माई, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पॉजिटिव केस। अब राघव लड़का है ना, तो लड़कों के लिए क्या बोलती हैं? ही, हिम, हिज। ये लड़का है ना राघव, तो अब देखिए, मी के इक्विवेलेंट कौन सी वैल्यू आ रही है? हिम आ रहा है। मी के बराबर क्या आ रहा है? हिम आ रहा है। राघव ने मीरा से प्रश्न किया कि वह, वाई आर यू अपसेट विद मी, आप मुझसे, यानी कि वह उससे, आप मुझसे अपसेट क्यों हो, आप मुझसे नाराज क्यों हो? ये राघव की बात है, तो राघव बोल रहा है कि मुझसे, यानी उसे, लड़के की बात हो रही है, इसलिए क्या लगाएंगे? हिम। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट 13 पर आइए। 13 क्या कह रहा है? बेटा, एक्टिव पैसिव वॉइस है, मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूं, अगेन फिर बता देता हूं। एक्टिव वॉइस में आता है हैज हैव के साथ में थर्ड फॉर्म, और पैसिव वॉइस जब बनाते हैं तो आप क्या करने वाले होते हैं? हैज हैव लगाएंगे प्लस बीन, और प्लस क्या आ जाएगी? थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ठीक है। अभी हमको करना क्या है? हैज हैव के साथ में बीन लगा हुआ है, हैज हैव के साथ बीन लगा है। देखिए, यहाँ तो ये गड़बड़ हो गया, यहाँ विल आ रहा है, ये भी गलत हो गया, यहाँ कंप्लीट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, गलत है। देखो, हैज प्लस V3 चाहिए मेरे को। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? एक्टिव पैसिव वॉइस बनाना है, तो इसकी ट्रिक देखिए। अगर एक्टिव वॉइस में हमारे पास में कैन आ जाए तो आंसर बनाते समय क्या हो जाएगा? कैन बी हो जाएगा। ठीक है, पैसिव वॉइस बनाते समय। तो देखिए, कैन क्वेश्चन में आ रहा है, यहाँ पे वर आ रहा है, ये गलत हो गया। यहाँ पे आर आ रहा है, गलत हो गया। यहाँ कैन बी आ रहा है, यहाँ पर कुड बी आ रहा है, ये गलत हो गया। कैन बी वाला बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। क्वेश्चन 14 पर आइए। 14 क्या बोल रहा है? इधर पे ये जो वर्ड है ट्रेजिक देन, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, प्लीज बेटा डिग्री चैप्टर को आप रीड कर लीजिए, और डिग्री चैप्टर में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है। एडवर्ड सेकेंड इज ट्रेजिक देन,
देखिए जैसे ही ट्रेजिक देन लग गया तो एक बात कंफर्म है कि वहां पर क्या आना चाहिए, कंपैरेटिव डिग्री आना चाहिए। क्या आनी चाहिए, कंपैरेटिव डिग्री आनी चाहिए। तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कौन कौन सी डिग्री कैसे कैसे होती है। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, देखो पॉजिटिव डिग्री में होता है यहाँ पर मच या मैनी। ठीक है, यहाँ पर हो गया मोर और ये हो गया मोस्ट। पॉजिटिव डिग्री में होता है लिटिल, फिर होता है लेस और फिर होता है लीस्ट। अभी हमको देन लगा हुआ है तो देन का मतलब क्या है, कंपैरेटिव डिग्री चाहिए। तो शुरू हो जाइए, यहाँ लीस्ट लगा हुआ है, ये रहा लीस्ट, सुपरलेटिव डिग्री है, कैंसिल करिए। यहाँ मोस्ट लगा हुआ है, ये रहा मोस्ट, सुपरलेटिव डिग्री है, थर्ड वाला भी कैंसिल करिए, सेकंड वाला भी कैंसिल करिए। फोर्थ वाला देखिए लेस आ रहा है, लेस आ रहा है, लेस क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, ये सही है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। व्हाट विल बी अवर फाइनल आंसर, आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए क्वेश्चन 16 क्या कह रहा है। 16 में आपको स्टोरी अरेंजमेंट करना है, तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताता हूँ और स्टोरी को अरेंज करता हूँ। सेंटेंस की शुरुआत ऑप्शन नंबर 2 में रहेगी, डी से सेंटेंस को शुरू करेंगे। मैंने आपको कई बार बोला है, देखिए सिमिलर होता है, इसकी ज़्यादा प्रायोरिटी है, डी वाले ऑप्शन के होने की ज़्यादा प्रायोरिटी है बाकी की अपेक्षा। तो जो ऑप्शन ज़्यादा रिपीट होता है उसको मार्क कर लीजिएगा। डी से सेंटेंस शुरू होना है, पावर फूड्स आर हाई इन न्यूट्रिएंट सच एज फाइबर, पोटेशियम एंड मिनरल। पावर फूड होते हैं ना जिसके अंदर क्या होता है, फाइबर होता है, पोटेशियम होता है, मिनरल होता है, ये पावर फूड होते हैं। ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2 देखिए, मैनी फिटनेस ट्रेनर एनकरेज देयर क्लाइंट टू इंक्लूड दीज फूड इन देयर डाइट टू बिल्ड मसल। कई सारे फिटनेस मैनेजर होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने क्लाइंट से बोलते हैं कि भाई इस फूड को, इस डाइट को अपने भोजन में इंक्लूड करें ताकि आपकी मसल्स बिल्ड हो सके। अब सी आ गया, द सीक्रेट टू गेटिंग द मोस्ट ऑफ द पावर फूड्स इज ऑफ कोर्स नोइंग हाउ टू कुक देम प्रॉपरली एंड बाय द एक मिनट बी आना चाहिए पहले ना, पहले बी आएगा। पावर फूड कैन बी इंक्लूडेड योर एवरीडे डाइट इन वैरायटी वेज। देखिए पावर फूड को हम अपने दिन भर के भोजन में अलग अलग तरीकों से अपना सकते हैं। कैसे, द सीक्रेट ऑफ गेटिंग मोस्ट पावरफुल टूल इज ऑफ कोर्स नोइंग ऑफ द कुक दैम प्रॉपरली, बाइंग सीजनल प्रोड्यूस एंड रिकॉग्नाइजिंग योर फेवर प्रोफाइल। हमको क्या करना चाहिए, इस पावर डाइट को भी हम अपने दिनचर्या में प्रयोग में ला सकते हैं, लेकिन हमको सही से पता होना चाहिए कि भोजन किस तरीके से पकाया जाता है और क्या किया जाता है। सो आई थिंक इसमें से ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। चलिए क्वेश्चन 17 की तरफ बढ़ते हैं, तो थोड़ा सा स्पीड में रहेंगे सारे बच्चे। स्टर्न का मतलब क्या होता है, कोई सख्त व्यक्ति हो, सख्त, कठोर, स्ट्रिक्ट। ठीक है, हार्ड, रिजिड है, कोई नियम कायदे काफी ज्यादा कठोर हो तो स्टर्न। देखिए फ्लिपेंट का मतलब क्या होता है, काफी ज्यादा छोटा, स्मॉल। और डेसोलेट का मतलब क्या होता है, निर्जन, जहां पे कोई इंसान नहीं रहता हो, आइसोलेशन वाली स्थिति, निर्जन। ठीक है, लेनेंट का मतलब क्या होता है, जो काफी ज्यादा विनम्र हो, पोलाइट हो। ठीक है, और नॉक्शियस का मतलब होता है हार्मफुल। अब आप थोड़ा सा फैसला लीजिए क्या आंसर होगा। स्टर्न का मतलब कठोर होता है, एंटेनिम आपको बताना है, आंसर ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, जिसका मतलब होता है विनम्र। आगे आते हैं क्वेश्चन 18 पे। द फ्रेंड डिसाइडेड टू प्ले कार्ड्स टू डैश टाइम वाइल वेटिंग फॉर द कैब। देखिए लोग, दोस्तों ने फैसला किया कि जब तक वो कैब का, कार का इंतज़ार कर रहे हैं, तब तक वो क्या करेंगे, अपने समय को किसमें किसमें व्यतीत करेंगे, कार्ड खेलने में। तो टाइम को किल किया जाता है, क्या किया जाता है, किल देयर टाइम। किल द टाइम का मतलब होता है समय को व्यतीत करना या समय को बर्बाद करना। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। देखिए 19 वाले पे क्या दिया हुआ है और 19 को कैसे करना है। 19 वाले में अगर आपको पहला ऑप्शन मिल गया तो बाकी आप सारे के सारे कर जाएंगे, आपको बाकी की जरूरत नहीं पड़ेगी। बी, सी, डी, ए बी सी डी जो 4 ऑप्शन है, अब इसमें से आपको फैसला लेना है विच वन इज द बेस्ट वन। अगर आप देखें तो सेंटेंस में, पूरे सेंटेंस के अंदर कहीं ना कहीं पे पेड़ पौधों के बारे में बात हो रही है, तो मैं मान लेता हूं कि ऑप्शन बी से सेंटेंस शुरू हो रहा है। ट्रीज हेल्प टू क्लीन द एयर वी ब्रीथ। पेड़ पौधे हमें सहायता करते हैं, सांस हम लेते हैं उसको साफ रखने में। थ्रू देयर लीव्स एंड बार्क दे एब्जॉर्ब द हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स एंड रिलीज द क्लीन ऑक्सीजन फॉर अस टू ब्रीथ। अपनी पत्तियों से और अपने बार्क से, जो उनकी छाल होती है, उससे क्या करते हैं वो, पॉल्यूटेंट्स को यानी प्रदूषकों को वो निगल लेते हैं
और हार्मफुल जो पॉल्यूटेंट होते हैं उनको वो क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ऑक्सीजन हमको बदले में देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में बी के बाद में क्या आना चाहिए, डी आना चाहिए। इन अर्बन एनवायरमेंट, अर्बन मतलब शहरी, शहरी वातावरण में ट्री एब्जॉर्ब द पॉल्यूटेंट गैसेस लाइक नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड स्वीप अवर पार्टिकल्स लाइक डस्ट एंड स्मोक। देखिए शहरी वातावरण में क्या करते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन और कार्बन मोनोऑक्साइड, इस तरह की जो जहरीली गैसें हैं उनको वो सोख लेते हैं और डस्ट पार्टिकल को भी क्या कर देते हैं, साफ कर देते हैं। अब उसके बाद में आएगा सी, इंक्रीजिंग लेवल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड कॉज बाय द डिफॉरेस्टेशन, फॉसिल फ्यूल कंबशन ट्रैप हीट इन द एटमॉस्फेयर। देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका बढ़ने का सबसे बड़ा कारण क्या है, डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को काटा जा रहा है। इसके अलावा फॉसिल फ्यूल, उनको जलाया जा रहा है जिसकी वजह से हीट उत्पन्न हो रही है और जो है कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता जा रहा है। नंबर 4, हेल्दी स्ट्रॉन्ग ट्री एक्ट एज अ कार्बन सिंक्स। देखिए अगर देखा जाए हेल्दीली अगर हम बात करें तो जो स्ट्रॉन्ग ट्रीज होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन को श्रिंक कर देते हैं, सिंक्स कर देते हैं, सोख लेते हैं, ऑफसेटिंग द कार्बन एंड रिड्यूसिंग द इफेक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज। और क्या करता है, कार्बन को हटाते जाते हैं और जो परिवर्तन हो रहा है मौसम के अंदर, जो परिवर्तन हो रहा है उसको भी वो सही तरीके से संभाल पाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। 20 पर आइए, 20 क्या बोल रहा है, 20 में आपको अगेन बताना है रिपोर्टेड स्पीच यानी नरेशन आपको चेंज करना है। सो 20 का अगर आप आंसर करेंगे, शिखा की जगह शिखा, सैड की जगह पे सैड होने वाला है, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट आ जाएगा। बाकी हटाइए, ये टोल्ड आ रहा है इसको हटाइए, ये बाकी 3 ऑप्शन रह गए। ठीक है, अब द हैवी, द हैवी रेन, द हैवी रेन, द हैवी रेन। अब क्या दिया हुआ है, दिस बेटा किस में बदलता है, दैट में। तो देखो यहाँ पे दिस आ रहा है, ये कैंसिल हो गया, यानी कि देखो कौन कौन सा, ये सही है, यहाँ पे दैट आ रहा है सही है, और यहाँ पे दैट आ रहा है सही है। ठीक है, वीक, हैज बदलता है बेटा हैड में, तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, हैज आ रहा है, ये गलत है, हमको किस में बदलना पड़ेगा, हैड में बदलना पड़ेगा। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी अवर फाइनल आंसर, ऑप्शन थर्ड नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा। 21 पर आइए, 21 में क्या दिया हुआ है, अगेन बेटा मैं एक ही बात कहूँगा, मेरा जो वीडियो लेक्चर्स हैं उसमें डाला हुआ है, पूरा वॉकेब वहीं से आ रहा है यार, उस वॉकेब का ये कंटेंट दिया हुआ, आप ढूंढोगे तो मिल जाएगा आपको। ये 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन की वॉकेब में से आया है। अ पर्सन हु एडमायर्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ टू मच स्पेशली देयर अपीयरेंस। ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को ही हमेशा प्रशंसा करता रहता है, खासकर अपने अपीयरेंस से, यानी कि वो कैसा दिखता है, उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है। डिक्टेटर का मतलब होता है तानाशाह, क्या होता है, तानाशाह। इगोइस्ट का मतलब क्या होता है, अहंकारी व्यक्ति हो, जो घमंडी हो। ठीक है, अहंकारी, इगोइस्ट। सेल्फिश का मतलब होता है मतलबी, यानी कि मीन, मतलबी। और नार्सिसिस्ट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो अपने ऊपर ही ध्यान देता हो, आप इसको बोल सकते हो आत्ममोही, अपने में ही खोया रहता है, अपने में ही मोहित रहता है। ठीक है, अपने देख रेख पे ध्यान देता है। आप लोगों ने देखा कई सारे सुपरस्टार होते हैं जो अपने देख रेख पे ध्यान देते हैं, है ना, वो कैसे दिख रहे हैं इस पे ज़्यादा उनका ध्यान देता है। 22 पर आइए, 22 क्या कह रहा है, आपको स्पेलिंग का चयन करना है, कौन सी स्पेलिंग गलत है उसको ढूंढना है। देखिए अटेम्प्ट की स्पेलिंग सही है, थिंक की सही है, फिलॉसफी की सही है, सिस्टमेटिक की स्पेलिंग गलत है, यहाँ ई नहीं आता है, यहाँ पर ए आता है। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। ठीक है, पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, आंसर आपका आ गया। क्वेश्चन नंबर 23 आ जाइए, और 23 पे क्या बोला गया है। पहले तो ये जो वर्ड दिया हुआ है इन वोग, इसका मीनिंग सुनिए। इसका मतलब होता है ट्रेंड में होना, यानी ट्रेंडिंग, जैसे चलन में होना, प्रचलन में होना, चलन में या प्रचलन में हो। ट्रेंड का मतलब ट्रेंडिंग में होना, जो अभी चलन में चल रहा था। डिमांड नहीं होगा। स्टैंडर्ड का मतलब मानक होता है, ये भी नहीं होगा। ऑब्सक्यूरिटी का मतलब होता है दुविधा, क्या होता है, एम्बिग्यूटी या दुविधा या अस्पष्टता, ये भी कह सकते हैं, ये नहीं होगा। क्या होगा, फैशन में, चलन में। तो ट्रेंडिंग का मतलब क्या होता है, फैशन, यही हमारा आंसर हो। क्लियर, चलिए आगे आइए 24 पर। 24 में क्या दिया हुआ है, आपको जो फ्रेज दिया हुआ, अंडरलाइन करके दिया हुआ, मैं अगेन बोलूंगा बेटा प्लीज, पीडीएफ में दिया हुआ है ईडियम एंड फ्रेसेस की, पीडीएफ में आपको ये मिल जाएगा, यही वाले वोकेबलरी, आप उसको तैयार करिए। माई फादर्स ऑफिस इज एट अ क्लोज डिस्टेंस फ्रॉम द हाउस, फ्रॉम हाउस। मेरे जो पिताजी का ऑफिस है मेरे घर के क्या है, समीप है, पास में है। तो देखिए सारे मीनिंग सुनेंगे ध्यान से।
पहला जो वर्ड दिया हुआ फ्रॉम हैंड टू माउथ, इसका मीनिंग क्या होता है? मतलब इतना धन होना बस, जीवन यापन करने मात्र धन होना बस, जीवन यापन करने के लिए, मात्र जीवन यापन करने के लिए धन होना, कुछ एक्स्ट्रा मनी नहीं है, सिर्फ खाना पीना खा सकते हैं, बस खाना पूर्ति हो सकते हैं। पार्ट एंड पार्सल का मतलब क्या होता है? अभिन्न अंग, यानी इंपॉर्टेंट पार्ट, अलग नहीं कर सकते हैं आप, पार्ट एंड पार्ट, इंपॉर्टेंट हिस्सा, इंपॉर्टेंट पार्ट। एट 6 एंड 7 का मतलब होता है कोई भी चीज इधर उधर पड़ी हुई है, इन डिसऑर्डर, है ना, तितर बितर पड़ी हुई है, घर के अंदर सारी चीजें बिखरी पड़ी हुई हैं तो डिसऑर्डर हो जाएगा। और एट अ स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है वेरी नियर, क्या होता है? थोड़ी ही दूरी पर, इसका मतलब होता है थोड़ी ही दूरी पर, थोड़ी ही दूरी पर, ये इसका मीनिंग होता है। अभी क्या चाहिए? अ क्लोज डिस्टेंस, यानी पास ही दूरी पर। ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी फाइनल आंसर। क्लियर? आगे आइए क्वेश्चन नंबर 25, और 25 क्या बोल रहा है? अरे कुछ गड़बड़ हुई क्या? 24 आ गया, अगेन 24 आ गया। अच्छा इसको साइड कर दीजिए जी, एक स्लाइड एक्स्ट्रा लग गई है, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये 25 आया, एक स्लाइड एक्स्ट्रा आ गई थी, उसकी ज़रूरत नहीं थी, जल्दबाजी में मेरे से ही हो गया है वो, क्योंकि मैं ही एडिटर हूँ, मैं ही कैमरामैन हूँ, मैं ही टीचर हूँ, मैं ही स्टूडेंट हूँ, है ना, सब कुछ मेरे को ही बनना पड़ रहा है, क्या करें, करना पड़ता है। देखो ऑप्शन कौन सा रिपीट है? बी रिपीट है, बाकी कोई ऑप्शन रिपीट आ रहा है क्या? नहीं, इनको हटाओ, बी वाले ऑप्शन को चेक करो। इंडिया इज अ कंट्री वेयर पीपल आर फुल ऑफ इमेंस प्रोलिक्सिटी एंड एग्जाम्पलरी स्टोरीज। देखिए प्रोलिक्सिटी का मतलब क्या होता है? अति विस्तार करना, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बखान करके कहना। तो भारत एक ऐसा देश है कि जहाँ पर लोगों के पास में कई सारी बहुत सारी कहानियाँ हैं, बड़ी बड़ी कहानियाँ हैं जिनके पास में। उसके बाद में अब कहानी कौन सी कहानी है जिसमें से देखिए महाभारत एंड रामायण। भारत में महाभारत और रामायण जो है वो द ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ कोलोसल वर्क। कोलोसल वर्क का मतलब क्या होता है? विशाल कार्य। दैट द अनक्वेश्चनेबली इंजॉय द वर्च्यू ऑफ बीइंग पीक सोर्स ऑफ कल्चर, एथोस ऑफ कल्चर। देखिए अगर बात करें रामायण और महाभारत की बात करें तो ये जो है हमारे कल्चर के बारे में दिखाने के लिए ये सबसे बड़े ये बुक हैं, जिसके ऊपर हम प्रश्न नहीं उठा सकते हैं, ये हमारे कल्चर को दर्शाता है। ठीक है, उसके बाद में आएगा ए, दे स्टैंड अनडिफीटेड द रील्स ऑफ द शेक्सपियर एंड होमर्स। देखिए रील्स का मतलब होता है क्षेत्र, किसी का एरिया, वर्चस्व। तो बोला गया है कि शेक्सपियर और होमर का जो वर्चस्व है उनके आगे, यानी ये वो लोग भी रामायण और महाभारत को छोटा नहीं बता पाए हैं, जैसे उनके जो राइटर हैं उनके राइटिंग वर्क हैं, महाभारत और रामायण इनके राइटिंग वर्क से बहुत ऊपर है। फिर बोला गया एडिशनली, और तो और द philosopher discourse and the discussion on the various dilemmas of life associated with the भगवत गीता are highly appreciated by the scholar all over the world। इसके अलावा भगवत गीता जो है, क्या भगवत गीता, आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे के सारे किस में आपको क्लियर हो जाएंगे? भगवत गीता में हो जाएंगे। तो रामायण, महाभारत और भगवत गीता, इन तीनों बुकों का आज तक कोई तोड़ नहीं मिल पाया है, ना ही कोई राइटर इन किताबों के बारे में कुछ इन किताबों से ऊपर लिख पाया है। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। 26 पर आइए, 26 क्या कह रहा है? देखिए कोशिश मेरी ये है कि जल्दी जल्दी आपको करवाया जाए। रीज़न उसका ये है कि आपके पास में समय कम है, अगर वीडियो लेक्चर ज़्यादा लंबा होता है तो आपको बोरियत फील होती है, इसलिए समय बचाने के लिए मैं थोड़ा फास्ट पढ़ाता हूँ, जिससे आप स्पीड पेपर को मैच कर सके। और बेटा वो गए ज़माने कि स्लो मोशन में चलने वाले, अब तो टेक्निकल माइंड रखना पड़ेगा, थोड़ा फास्ट पढ़ना पड़ेगा, सिलेक्शन चाहिए। तो देखिए देन आ रहा है, देन का मतलब क्या है कि कंपैरेटिव डिग्री आनी चाहिए। मोर क्या होती है? कंपैरेटिव डिग्री। देखिए इतना ईजी आया है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्लीज़ बेटा आप जो है डिग्री चैप्टर को पढ़ लीजिए, आ रहा है। डिग्री पढ़िए, नरेशन पढ़िए, एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़िए। एक्टिव पैसिव वॉइस में तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस वाला ही पढ़िए, वर्ब की सेकंड फॉर्म वाला, ये तो आना ही आना है, हर बार आता है। ठीक है, और अगर डायरेक्ट नरेशन में पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क वाला पढ़िए, यानी क्वेश्चन वर्ड वाला पढ़िए आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में। चलिए 27 क्वेश्चन पर आते हैं। अब भैया बड़े बड़े क्वेश्चन आ गए हैं, अब इनकी चर्चा कर लेते हैं। 27 में पहले तो ये चेक करो कि ऑप्शन कौन सा रिपीट हो रहा है, डी डी डी। ए आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, तो इसको कैंसिल कर दो। तो डी से सेंटेंस शुरू करेंगे हम लोग। डी वाले में देख लीजिए क्या बोला गया है,
द एथिकल क्वेश्चन रिलेटेड टू द health care and the public health cover topics as diverse as a moral issue under around the protection the state obligation in the provision of the health care service and appropriate measure to control the infectious disease। देखिए भैया, कुल मिला के हमारे पास में एक प्रश्न है, जिस प्रश्न में हम क्या करते हैं, हेल्थ सेक्टर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, पढ़िए आप, अगला वाला कौन सा आएगा, पढ़िए। और हमको क्या करने चाहिए, हेल्थ सेक्टर के अंदर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है कि हमको पता होना चाहिए कि हेल्थ केयर को, या हेल्थ केयर मतलब जो इन्फेक्शन होने वाले हैं, बीमारी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, उनको कैसे कंट्रोल किया जाए, ये हमको पता होना चाहिए, लेकिन एथिकल वे में पता होना चाहिए, है ना। अब देखिए, उसके बाद में आएगा सी के बाद में आएगा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, और वो कैसे काम करेगा। द रिसेंट फॉर्मल इफेक्ट ऑफ द आर्टिकुलेट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ द एथिक्स एप्लीकेबल टू द हेल्थ एंड हेल्थ केयर कैन बी ट्रेस टू द न्यूरमबर्ग ट्रायल ऑफ द 1947 ड्यूरिंग विच द हॉरर्स ऑफ द नाजी मेडिकल एक्सपेरिमेंट केम टू लाइट। देखिए भैया, ये आपको मालूम है हिटलर के युग में क्या हुआ था, कि हिटलर ने क्या किया था कि जो नाजी लोग थे उनके ऊपर क्या करता था, वो दवाइयों के एक्सपेरिमेंट करता था। जैसे कोई दवाई बनाई तो पहले हम क्या करते हैं, जानवरों पे करते हैं, उसने ऐसा नहीं किया था, उसने तो क्या किया था, डायरेक्ट इंसान पे ही किया था। जैसे कोई इंजेक्शन बनाया तो डायरेक्ट इंसान को लगाओ, तो इस तरह की स्थिति हो गई थी। उसके बाद में आएगा ए, द प्रिंसिपल दैट इमर्ज दोज ट्रायल्स नोन एज द न्यूरमबर्ग कोड्स। और जिन आधार पर, जिस सिद्धांतों के आधार पर ये ट्रायल किए जा रहे थे, उसको क्या कोड दिया गया था, न्यूरमबर्ग कोड नाम दिया गया था। आर ब्रॉडली एप्लीकेबल टू द मैनी टाइप ऑफ द हेल्थ रिलेटेड रिसर्च इन्वॉल्व ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स इंक्लूडिंग द क्लिनिकल ट्रायल। और ये न्यूरमबर्ग कोड के अंदर आज भी हम लोग देख रहे हैं कि कई सारे ऐसी दवाइयों की जो रिसर्च है वो मानव के ऊपर की जाती है ना, क्लिनिकली ट्रायल्स किए जाते हैं। फोर्थ, the growing breadth and the complexity of the contemporary health challenges are produce a range of difficult question and cannot always be adequate addressed by the relying exclusive on the existing policy guideline or the code of conduct। देखिए, आज जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है, बीमारियों के भी प्रकार बदलते जा रहे हैं, और ये हमारे लिए काफ़ी गंभीर प्रश्न बनता जा रहा है। तो जो चीज़ें पहले लागू होती थी, जिस तरह के टेस्ट पहले लागू होते थे, अब इस तरह के टेस्ट लागू नहीं होते। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। हमने कोरोना काल में देख लिया, इंजेक्शन को सर्च करने में कितना टाइम लगा था, अभी भी उसके कई सारे इफेक्ट देखने को हमको मिल रहे हैं। कई स्किन प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो किससे हो रही हैं, कोरोना इंजेक्शन से हो रही हैं, है ना। ऐसा मैंने कहीं पे देखा था वीडियो लेक्चर्स में। देखिए भैया, यहाँ पर क्या बोला गया है, एक्टिव वॉइस में बताना है। क्या है, एक्टिव वॉइस में आपको बताना है, और ये शुड बी दिया हुआ है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है, पैसिव वॉइस दिया। माई रिक्वेस्ट शुड बी कंसिडर, मेरी रिक्वेस्ट को सुना जाना चाहिए, है ना। मेरी रिक्वेस्ट को सुना जाना चाहिए, क्या ये कोई आदेश है? कोई आदेश नहीं है ना, ये कोई आदेश नहीं है। ये क्या है, एक तरह से रिक्वेस्ट है। तो जब रिक्वेस्ट आता है, रिक्वेस्ट वर्ड हमेशा किससे रिप्लेस किया जाता है, प्लीज से। यही इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। सर ये क्यों नहीं हो गया, प्लीज हैव कंसिडर माई रिक्वेस्ट, ये नहीं होगा। हैव या डू आने पर इसका मतलब क्या होता है कि आप सामने वाले के ऊपर हल्का सा दबाव डाल रहे हैं, लेकिन सेंटेंस में कहीं पे भी दबाव नहीं है, इसीलिए हैव और डू से नहीं बनेगा। कंसीडर माई रिक्वेस्ट, ये तो कुछ ऑफर्ड सा ही लग रहा है ना, मेरी बात पे ध्यान दो, मेरी रिक्वेस्ट पे ध्यान दो, नहीं। प्लीज़ कंसीडर माई रिक्वेस्ट, कृपया मेरी जो रिक्वेस्ट है उस पर ध्यान दिया जाए, ऑप्शन नंबर 4। 29 आइए, आपको इनडायरेक्ट स्पीच बताना है, तो शुरू हो जाइए। ध्यान रखिए, डू नॉट हमेशा किस में बदलता है, नॉट टू में। डू नॉट का डू नॉट हो रहा है, गलत है। यहाँ पे केवल, अच्छा, यहाँ पे नॉट टू आ रहा है, यहाँ पे टू नॉट आ रहा है, टू नॉट को हटाइए। अब मेरे को एक चीज़ बताइए, यहाँ पर एश्योर्ड आ रहा है, एश्योर्ड का मतलब होता है पक्का करना। माई ब्रदर सेड टू मी डू नॉट प्ले इन द रेन, मेरे भाई ने मुझे पक्का किया कि मुझे बरसात में नहीं जाना चाहिए। एश्योर्ड के साथ में नॉट ना लगाएं, ये गलत होता है। आप क्या करें, फॉरबेड, फॉरबेड का मतलब होता है मना करना। मेरे भाई ने मुझे बारिश में नहाने से मना कर दिया या खेलने से मना कर दिया। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। फॉरबेड से बनेगा बेटा। अब यहाँ पे डू नॉट नॉट टू में बदलता है, वो एप्लीकेशन नहीं लगेगी। फॉरबेड के साथ में कभी भी नॉट नहीं आता। देखिए भैया, 30 क्वेश्चन पर आ गए हैं, और करीब 15 क्वेश्चन और रह गए हैं, तो मैं जल्दी जल्दी पढ़ूंगा। द मैसेज
लिव इन डैश वेरी ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अफ्रीका। मैसाई जनजाति जो है, मैसाई लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, अफ्रीका के एक सुंदर हिस्से में रहते, तो अ वेरी ब्यूटीफुल ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या करते हैं, दे लिव ऑन अ वाइड प्लेन्स इन द साउदर्न नॉर्दर्न केनिया नॉर्दर्न तंजानिया। वो क्या करते हैं, केनिया के और नॉर्दर्न तंजानिया के खुले मैदानों में रहते हैं, दक्षिणी और उत्तरी मैदानों में रहते हैं। द एरिया डैश ऑफ किसके साथ में आता है, हमेशा ध्यान रखें, कंसिस्ट के साथ में क्या आता है, ऑफ। और वो क्या करते हैं, कंसिस्ट ऑफ माइल्स ऑफ द रोलिंग ग्रास लैंड ऑन विच यू कैन फाइंड थ्रोनी बुशेज एंड रॉकी हिल्स। वो कहाँ पे रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा रॉकी एरिया पे रहते हैं, सॉरी ऐसे घास भरे मैदानों पे रहते हैं जहाँ पे बहुत सारी घास है, लंबी लंबी घासेज हैं, बुशेज हैं, बुशेज का मतलब होता है झाड़ियाँ, रॉकी हिल्स हैं, थोड़े पर्वत भी हैं। द पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अकॉर्डिंग टू द सीजन। मौसम के अनुसार वो लोग एक जगह से दूसरी जगह पलायन करते रहते हैं। लुकिंग फॉर ग्रासेज, घास को देखते हैं वो, लुकिंग फॉर ग्रासेज एंड अदर प्लांट्स डैश विच देयर कैटल कैन ग्रेज। वो क्या करते हैं, घास के मैदानों को देखते हैं और पेड़ पौधों को ढूंढते रहते हैं जहां पर उनके पशु पशु जहां पर क्या कर सकते हैं, भोजन कर सके। बाय विच नहीं होगा, बाय विच देयर नहीं, बाय विच नहीं होगा। ऐसे मैदान ढूंढते हैं जिस पर वो लोग अपना भोजन यापन कर सकें, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, दे हैव नो परमानेंट होम, उनका कोई परमानेंट होम नहीं होता। व्हेन दे वांट टू सेटल इन अ प्लेस फॉर सम टाइम, जब वो कुछ समय के लिए रुकना पसंद करते हैं तब वो क्या करते हैं, दे बिल्ड अ काइंड ऑफ कैंप। वो क्या करते हैं, कैंप बना लेते हैं, कॉल्ड द मान्यता। उस कैंप को क्या बोलते हैं, मान्यता। वेयर अ फ्यू फैमिलीज लिव्स फॉर अ डैश वीक और मंथ, देन दे मूव अगेन टेकिंग देयर फ्यू बिलोंगिंग्स विद देम एंड बर्निंग द ओल्ड मान्यता टू द ग्राउंड। क्या करते हैं, वो वहां पर कुछ हफ्तों तक रुकते हैं। फ्यू का यूज हम किसके लिए करते हैं, प्लूरल वैल्यू के लिए। तो देखिए वीक वीक सारा ना, ये कैसी वैल्यू है, प्लूरल है। कुछ समय तक वहां रुकते हैं, मान्यता नाम का एक घर बनाते हैं और कुछ समय तक वहां रुकते हैं, भोजन करते हैं, जब उनको आगे ट्रेवल करना होता है उस तोड़कर आगे बढ़ जाते हैं और दूसरी जगह पर अपना घर बनाते हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाइए भैया, हमारे पास में क्या बनाना है, कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज बनाना है और इसको समझ लेते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब पैसेजेस की चर्चा हो गई और पैसेजेस थोड़े बड़े बड़े आते हैं इसके अंदर। The number of the Indian student going abroad for the higher study has increased 68.79% in the past year. पिछले वर्ष क्या करा है, 68% लोग बच्चे बढ़े हैं, विदेशों में जो बच्चे हमारे पढ़ने जाते हैं उनकी मात्रा बढ़ी है, संख्या बढ़ी है। अकॉर्डिंग टू द डेटा प्रोवाइडेड बाय द मिनिस्ट्री स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। सुभाष सरकार ने ये डेटा प्रोवाइड किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। एज पर द डेटा प्रोवाइडेड बाय हिम इन द लोकसभा में ये डेटा प्रोवाइड किया गया था। द नंबर ऑफ द इंडियन एनरोल्ड इन द फॉरेन यूनिवर्सिटीज इंक्रीजिंग द 4.44 लाख इन 21। देखिए 4 लाख करीब कितने थे, 4,44,000 किसमें थे 2021 में, तो 7.5 लाख इन टू 2020 टू 2022 में। 21 में देखिए 4 लाख थे और 22 में कितने हो गए, 7 लाख। इतने लोग पलायन कर रहे हैं विदेशों में। वी क्लैरिफाइड दैट द वाइल द ब्यूरो ऑफ द इमिग्रेशन ऑफ एंड द मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर मेंटेन द डिपार्चर एंड अराइवल डेटा ऑफ द इंडियन, देयर इज नो इंडेक्स फॉर कैप्चरिंग द कैटेगरी ऑफ द इंडियंस गोइंग अब्रॉड फॉर हायर एजुकेशन। देखिए लोगों का पलायन हो रहा है, 4 लाख से 7 लाख लोग पलायन कर रहे हैं। अब उसमें हमारी गवर्नमेंट कह रही है कि हम ऐसा डेटा नहीं बता सकते, ऐसा कोई खास इंडेक्स हमारे पास में नहीं है कि बच्चा जो है विदेश पढ़ने के लिए ही गया है, कि या हो सकता है फैमिली के साथ घूमने गया हो या किसी और पर्पस से गया हो। अब उसके बाद में देखिए क्या ट्विस्ट आता है, पर्पस ऑफ द इंडियंस गोइंग अब्रॉड फॉर हायर एजुकेशन इज कैप्चर्ड मैनुअली बेस्ड ईदर on their verbal disclosure or the type of the visa destination country produced by them at the time of the immigration clearance, सरकार said। पहले बोल रहे थे कि एग्जैक्ट डेटा नहीं है, अब उसके बाद में वो ये बोल रहे हैं कि कैसे पता चलता है कि एक बच्चा विदेश पढ़ने गया, या तो वो अपना एक वर्बल कोई इंटरव्यू दे दे उसमें पता चल जाए, है ना, मौखिक रूप से बता दे, या वो जब वो कोई वीज़ा कार्ड ले रहा है तो स्टूडेंट वीज़ा ले रहा है, तो बिजनेस वीज़ा ले रहा है, या लिविंग वीज़ा है, तो उसके द्वारा वो पता चल जाए हमको। According to the data provided by the ministry, the number of the Indian nation increased from the 4 lakh in 2017 to 2018 5 lakh in 9। देखिए 2017 में 4 लाख थे जिन्होंने डेटा प्रोवाइड किया था और 2018 में कितने हो गए, 5 लाख हो गए। There was a significant increase in 2019 as well as
5.86 लाख स्टूडेंट फ्लाइंग आउट ऑफ द कंट्री, और करीब 5.86 लोग क्या करते हैं अपने देश से, विद्यार्थी क्या करते हैं अपने देश से बाहर पलायन करते हैं। अब ये किसका है, ये 2019 का डेटा है। However, हालांकि during the COVID pandemic, the number of the Indian national in the foreign universities saw a drastic dip as only 2.9 lakh students were registered. देखिए कहाँ वो 6 लाख हो रहे थे, कहाँ वो 7 लाख हो रहे थे, लेकिन जब कोविड-19 हुआ तो करीब 2 लाख लोगों ने, 2 लाख बच्चों ने ही केवल विदेश में गमन किया, विदेश में गए। While the number continued to remain low as it a slight increase in 2021, 4 लाख रजिस्टर, और लेकिन ये क्या है, लो रहा और ये बढ़ा नहीं। 2021 में भी कितने लोगों ने किया, 4 लाख ने किया। हाउएवर द नंबर हैज सिग्निफिकेंटली जंप्ड 7.5 लाख इन 2022, और अचानक से ये रेट कितना हो गया, 7.5 लाख का हो गया। कब हो गया ये, 2022 में, यानी आफ्टर कोरोना। The increase of the number of the Indian nation abroad corresponded with the latest immigration report from some of the popular study abroad destinations such as, कहाँ पे पढ़ने जाते थे ज़्यादातर बच्चे, यूएस जाते थे, यूके जाते थे, एंड ऑस्ट्रेलिया। और द यूके द इमिग्रेशन स्टैटिक रिपोर्ट्स स्टेट दैट द 1 to 7,731 वीज़ाज, इतने वीज़ा अभी तक यूके के गए हैं, वर ग्रांटेड टू इंडियन स्टूडेंट इन सितंबर 2022 में इतने वीज़ा दिए गए हैं। An increase of 93,470 against the 34,261 इन 2019 में कितने थे, 34,000 थे, और अब वो कितना बढ़कर कितने हो गए बाद में, 93 हो गए थे। बोला गया हमारे पास में सिमिलरली इन यूएस, ऐसा ही यूएस में हुआ, द नंबर ऑफ द स्टूडेंट हैज़ मोर देन द डबल द ओपन डोर्स रिपोर्टेड 2022 में हमको पता चला कि यूएस के अंदर भी यही रिपोर्ट बढ़ गई है, and has predicted that the Indian student heading to the America likely to surpass from the China 2022-23। चाइना को छोड़कर लोग कहाँ पे ज़्यादा जाने लगे, अब अमेरिका की तरफ को बढ़ने लगे, जब से चीनी वायरस यानी कि कोरोना फैला था। ठीक है, इस तरह की स्थिति हुई थी। अब क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए, 34 का जो आंसर लगेगा, 34 का मैं आंसर आपको बता देता हूँ। 2019 में कितने लोग स्टूडेंट थे जो विदेश गए थे, 2019 में हमारे पास में 5 पॉइंट समथिंग इतने स्टूडेंट गए थे। 35 में क्या हुआ था, क्वेश्चन नंबर 35 के अंदर ध्यान देखेंगे, ऐसी कौन सी कंट्री थी जो ज़्यादा पॉपुलर नहीं है इंडियन स्टूडेंट के लिए पढ़ाई के लिए। देखिए ऑस्ट्रेलिया जाते हैं बच्चे, यूके जाते हैं, यूएसए जाते हैं, चाइना जाना पसंद नहीं करते लोग शिक्षा के लिए। 36 पर आइए, 36 में क्या दिया हुआ है, हाउ डू वी नो द नंबर ऑफ द स्टूडेंट गेटिंग वीज़ा फ्रॉम स्टडी इन यूके, हमको कैसे पता चलता है कि यूके में स्टडी करने जो छात्र गए हैं कि वो स्टूडेंट हैं, उनके वीज़ा से कैसे पता चलता है। तो भैया एक स्टैटिक रिपोर्ट होती है, क्या होती है, स्टैटिक रिपोर्ट, जिसके ज़रिए हमको ये जानकारी मिलती है। द पैसेज इज़ मेनली अबाउट, पैसेज किसके बारे में है भैया, पैसेज के अंदर जानकारी दी गई है इंडियंस गोइंग अब्रॉड फॉर हायर स्टडी, विदेशों में जाते हैं बड़ी शिक्षा के लिए, यही इसका आंसर होने। क्लियर, चलिए अब अगेन एक और पैसेज है, इसको भी देखते हैं। अभी हम ख़त्म करेंगे यार, 37 तक तो पहुंच ही गए, 45 तक पहुंचना है, बस पहुंचने वाले हैं, बस पानी पी लूँ जरा मैं। चलिए H2O अब मैंने पी लिया है, अब विद एनर्जी शुरू हो जाता हूं मैं। तो देखेंगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट करिए, टिक टिक 1 2 3 4। इफ वी सिट इन द लास्ट रो, यदि हम लास्ट रो में बैठे हैं, बम्प्ड अबाउट द बर्ड द फ्री ऑफ द स्टेयर्स, द बस रोल्ड आउट द डल क्रॉस रोड्स ऑफ द सिटी एंड वी आर सून ओपनली कंट्री साइड। देखिए क्या हुआ है, लास्ट सीट पर बंदे बैठे हुए हैं बस के अंदर, एक जो राइटर है वो लास्ट सीट पे बैठा हुआ है, वो कह रहा है हम लास्ट सीट पे बस में बैठे हुए हैं। पहले हम शहरों से सड़क को पार करते हुए, शहरों के चौराहे से पार करते हुए, अब हम कहाँ पे पहुँच गए हैं, ओपन एरिया में पहुँच गए हैं, शहर के बाहरी क्षेत्र पे। बोला गया है विद द फील्ड ऑफ द सनफ्लावर, जहाँ पर क्या है, सूरजमुखी के फूल हैं। एज फार एज आई कैन सी देयर आर हेड ऑल फैंसी फेसिंग अस। आप देखते हैं जब आप शहर से बाहर निकलते हैं तो बस क्या करती है, किसी खेत में से या गलियारे में से होती हुई जब जाती है, बीच में से होती हुई जाती है, तो चारों तरफ पे सूरजमुखी के फूल आपको नजर आते हैं, और राइटर कह रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे सूरजमुखी के फूल हमको ही देख रहे हैं। वेयर देयर इज नो वाटर, थोड़ी देर बाद में क्या होता है, कोई ऐसी स्थिति आ जाती है जहाँ पे पानी बिल्कुल नहीं है। द लैंड रिवर टू द डेजर्ट, जमीन जो है वो रेगिस्तान में बदल गई है। वाइल द स्टिल ऑन लेवल ग्राउंड वी कैन सी द डिस्टेंस द टॉल रेंज ऑफ द माउंटेन बोगदा।
यहाँ पर एक पर्वत है, कौन सा पर्वत है, माउंट बोगडा पर्वत के बारे में चर्चा हो रही है। द एब्रेट लाइक अ शाइनिंग प्रिज्म लेड हॉरिजॉन्टल ऑन द डेजर्ट सरफेस। जैसे ये सूखा मैदान है, इधर पे अचानक से कोई एक पर्वत आ जाए जिसका नाम है माउंट बोगडा, तो ये कैसा लग रहा है, ये एक प्रिज्म जैसा लग रहा है, प्रिज्म जैसा या पिरामिड जैसा लग रहा है, ये तो ऐसी स्थिति बन रही है। इट इज ओवर 5000 मीटर हाइट, इसकी हाइट कितनी है, 5000 मीटर हाइट है। एंड द पीक वाज अंडर परमानेंट स्नो, इसकी जो पीक है, इसकी चोटी है, वो हमेशा बर्फ से गिरी रहती है। इज इद बोला गया है इन पावरफुल कॉन्ट्रास्ट टू द फ्लैट डेजर्ट ऑल अराउंड, हेवन लेक लाइज ऑफ द पार्ट द वे ऑफ दिस रेंज अबाउट द 2000 मीटर अबव द सी लेवल। इस ये जो है सागर तट से कितनी ऊंचाई पर है, ये 2000 मीटर ऊंचाई पर है सागर तट से, ठीक है। एट द फुट ऑफ द वन हाईएस्ट स्नो पीक, और ये क्या माना गया है, एक सबसे ऊंची स्नो पीक भी माना गया है, बर्फ की चोटी माना गया है। एट द बस क्लाइम द स्काई ब्रिलियंटली बिफोर ग्रो द कास्ट, आई हैव ब्रॉट द नथिंग वार्म टू वियर। जैसे जैसे हमारी जो बस है वो ऊंचाई की तरफ बढ़ती जा रही है ना, पर्वत की तरफ को बढ़ती जा रही है, ऊंचाई की तरफ को बढ़ती जा रही है, तो वैसे वैसे ठंडी बढ़ती जा रही है। और मैं कोई गर्म कपड़े नहीं लेकर आया हूँ पहनने के लिए। इट इज़ ऑल डॉन एट द होटल इन द होटल इन उर्मुगी। उर्मुगी, उर्मुगी क्या एक जगह का नाम है, उर्मी, वो जहाँ पे जिस होटल में रुका था, उर्मुगी वाले एरिया होटल में रुका था वो। रेन बिगेंस टू फॉल, अब क्या होने लगी, बारिश होने लगी। द मैन बिहाइंड मी इज ईटिंग ओवर पावरलिंग स्मेली गॉड चीज, लड़का जो मेरे पीछे बैठा हुआ था, आदमी जो मेरे पीछे बैठा हुआ था, वो क्या कर रहा था, एक बहुत ही ज्यादा तेज गंध वाला क्या कर रहा था, बकरी का मीट खा रहा था। द बस विंडो लीक्स इन हॉस्पिटेलिटी बट रिवील्स अ ब्यूटीफुल व्यू। देखो जो खिड़की जो थी, बस की जो खिड़की थी, उसमें से पानी की कुछ बूंदें गिर रही थी, यानी बर्फ का जो ओस जम गई थी उससे कुछ बूंदें गिर रही थी, लीक हो रही थी। वी हैव पास्ड क्विकली फ्रॉम द डेजर्ट थ्रू एरेबल लैंड एंड टू पॉस्चर द ग्राउंड द नाउ ग्रीन विद द ग्रास एंड स्लोपी डार्क इन द स्पाइन। पहले हम डेजर्ट में थे, फिर हमको पर्वत दिखाई दिया, पर्वत से हम होते हुए अब कहाँ पर आ गए, अब हम हरे भरे प्रदेश में आ गए जहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। क्या लगे हुए, बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए। अब ऐसी सिचुएशन हो रही है। अ फ्यू कैटल ड्रिंक्स अ क्लियर स्ट्रीम फ्लोइंग वाटर past mosses covered stones and it is constable landscape and the stream changes into the white torrent and we climb higher. I wish more and more than I had brought with me something warmer than the pair of the shorts and that have served me so well in the desert। देखिए भैया, पहले क्या था, पहले सूखा प्रदेश था, पर्वत आया, पर्वत के ऊपर बर्फ आई, ये कंडीशन हो गई। फिर थोड़ा सा वो और आगे बढ़े तो उनको झरने दिखाई दिए, नदी दिखाई दी, वहाँ पे कुछ क्या कर रहे हैं, कैटल्स, कुछ पशु पक्षी हैं, कुछ पशु हैं जो पानी पी रहे हैं, झरने के पास में उछल कूद कर रहे हैं। अब उसके बाद में वो क्या कर रहा है, पर्वत के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं, चढ़ाई करते हुए जा रहे हैं। अब उसके पास ठंडे कपड़े तो थे नहीं, वो जो शॉर्ट्स पहन कर आया था, जो उसके पास में शॉर्ट्स रखे हुए थे, उसने वही शॉर्ट्स पहन रखे थे, उससे उसको थोड़ी राहत मिली थी। द स्ट्रीम विच वी आर टोल्ड राइजिंग इन हेवन लेक, जिस लहर जिसको हम बोल रहे थे हेवन लेक बोल रहे थे, यानी कि एक स्वर्ग का क्या कहते हैं, लेक का मतलब स्वर्ग का झरना बोल रहे थे, उसी झरने पे वो पहुंच गए थे। डिसअपियर्स एंड वी कंटिन्यूड स्लो द असेंट, और कुछ समय बाद में वो झरना भी क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। अबाउट नून, दोपहर तक वी अराइव द हेवन लेक, और दोपहर तक हम कहाँ पहुंच गए, उस हेवन लेक तक पहुंच गए। एक झरना जा रहा है, झरने से हम लोग लेक में पहुंच रहे हैं, झील में पहुंच रहे हैं। लुक फॉर अ प्लेस टू स्टे एट द फुट एंड विच इज़ द रिजॉर्ट एरिया, हमने वहाँ पे एक जगह देखी यहाँ रुकने के लिए, जो रिजॉर्ट एरिया था। वी गेट अ रूम ऑफ स्मॉल कॉटेज, हमको एक छोटा रूम मिला। एंड आई एम हैप्पी टू नोट दैट देयर आर थिक क्विल्ट्स, थिक क्विल्ट्स का मतलब होता है रजाई। मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ ये देखकर कि बहुत मोटी मोटी रजाई थी वहाँ पर। एंड स्टैंडिंग आउटसाइड द cottage we serve our surrounding, heaven lake is long, sardine shaped and the fed by the snow melt from a steam at its head. The lake is an intense blue, surrounded by all side by the green mountain walls and dotted with the distant sheep। देखो भैया, ये एक पर्वत का क्षेत्र है, वहाँ पे क्या है, पूरा का पूरा एरिया कभी वाइट होता है, कभी ब्लू होता है, ठीक है। और आसपास में क्या है, कुछ शिप्स हैं जिनकी बॉडी के ऊपर डॉट्स बने हुए हैं, ठीक है। कुछ पर्वत का जो दृश्य बताया जा रहा है यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं।
एट द हेड ऑफ द लेक, उस लेक के सिर के ऊपर, बियॉन्ड द डेल्टा, इन फ्लोइंग स्ट्रीम इज अ मैसिव स्नो कैप्ड पीक which dominate the vista. It is the part of the series of the peak culminated a little out of the view in the mountain Bogda. देखिए माउंटेन बोगदा के अंदर क्या हो रहा है, जब माउंटेन के ऊपर से जो नदी बहकर आ रही है, यहाँ पर एक झील बना रही है। क्या बना रही है? झील। इस झील के दृश्य के बारे में वो बता रहा है। वो उधर पे भी कुछ बर्फ बहकर आ रही है, ठीक है, और ये उसके दृश्य को और ही मनमोहक बना रहा है। और दोज हु लिव इन द रिजॉर्ट, जो लोग रिजर्व में रहते हैं, देयर इज अ स्मॉल मैश हॉल for the shore. We eat here sometimes and sometimes buy food for the vendor outside. वहाँ पर क्या है, रिजॉर्ट के अंदर क्या है, एक हॉस्टल एक मैस बना हुआ है, भोजन का घर बना हुआ। मैस क्या होता है? जहाँ पे भोजन बनाया जाता है, किचन मान सकते हैं। भोजन बनाया जाता, तो कभी कभी हम मैस में खाना खाते थे, और कभी कभी बाहर से जो वेंडर आ जाते थे, बाजार से जो फेरी वाले आ जाते थे बेचने वाले, तो हम उनसे खाते थे। वो सेल कबाब, जो क्या बेचते थे? कबाब नान। कबाब और नान क्या है? ये डिश होती है कबाब और नान। एंड अंटिल द लास्ट बस लीव, जब तक आखिरी बस नहीं चली गई। द कबाब कुकड वाज स्क्यूअर ओवर द चारकोल ब्रीजर, कबाब क्या किया गया? जो कोयले होते हैं उनको पर सेका जाता है। एंड पर्टिकुलरली गुड, और बहुत अच्छा होता है। हाईली स्पाइसिड, उसके अंदर बहुत ज़्यादा मिर्ची होती है। एंड वेल डन, और अच्छे से सिका हुआ होता है। हॉर्स मिल्क इज़ अवेलेबल टू, घोड़े का दूध भी अवेलेबल होता है। द लोकल कजाक्स हियर्ड मैन बट आई डिक्लाइन दिस, आई एम सो अफेक्टेड बाय द कोल्ड that Mr. Cow, the relaxed young man who runs the mess, lent me spare pair of trousers and several sizes too large but more than the comfortable. मुझे वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो अच्छी चीज़, जो चीज़ मुझे प्रभावित कर रही थी, वो कर रही थी सर्दी। वहाँ पे मिस्टर काव नाम का एक बंदा था, जो क्या करता था? मैस को चलाता था, उस किचन को चलाता था। उसके पास में कुछ ट्राउज़र थे, उसने वो ट्राउज़र मुझे दिए। वो ट्राउज़र कुछ बड़े साइज़ के भी थे, लेकिन मेरे लिए कंफर्टेबल थे। वंस आई एम वार्म अगेन, जब मैं दोबारा से, मेरी बॉडी थोड़ी हीट हो गई, आई फील अ प्री डिनर spurt of energy dinner will be long in coming and I ask him whether the lake it's good for swimming in. जब मैं थोड़ा सा फिट हो गया, तो मैंने उस व्यक्ति से पूछा कि ये जो लेक है, क्या इसमें हम तैर सकते हैं? कि ये तैरने के लिए ठीक ठाक है इसका पानी? ये हमने पूछा, ठीक है। अब 38 पर आइए। 38 क्या बोल रहा है? बेटा पेपर थोड़ा बड़ा होता है, हर कोई इसको क्रैक नहीं कर पाता, केवल जिन पे पेशेंस होता है वही बच्चे यहाँ तक पहुँचते हैं। तो देखिए, एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकारना, और डिक्लाइन का मतलब क्या होता है? मना करना। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल। एप्रोप्रिएट पैसेज का एप्रोप्रिएट बताइए क्या हो जाएगा? क्या होना चाहिए? 39 का आंसर लेक हेवन। उसके अंदर झील के बारे में विवरण ज़्यादा बताया गया है बाकी चीज़ों के बारे में। कई लोग जर्नी टू माउंट बोगदा कर रहे होंगे, ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से इसके अंदर लेक हेवंस के बारे में ज़्यादा बताया गया है, यही आंसर होना चाहिए। 40 देखिए, पैसेज का जो टोन है वो कैसा है, किस तरह का टोन था? सेरेन। सेरेन का मतलब होता है शांत, एक रूप से चल रहा था, कोई ऐसा अप डाउन नहीं हुआ, एक रूप से चल रहा था, ठीक है। सर्दी का मौसम चल रहा है तो चल ही रहा है, उसमें कोई लड़ाई दंगे नहीं हुए। वो क्या था? सेरेन था, शांत था। व्हाट इज द प्रोटैगनिस्ट वियर इन द पैसेज? प्रोटैगनिस्ट वो व्यक्ति होता है, मेन खिलाड़ी, है ना, कहानी का मेन किरदार। मेन किरदार ने बस के अंदर क्या पहन रखा था? वो सिर्फ ये लेकर आया था, पेयर ऑफ शॉर्ट्स, एक पेयर ऑफ शॉर्ट्स ही लेकर आया था बस वो, ठीक है। चल, अब भैया एक और पैसेज आ गया, और ये लास्ट पैसेज है, इसको और कंप्लीट करता हूँ। फ्रॉम जनवरी 28 टू फरवरी 4, 2023 चाइनीज ऑपरेटेड द लार्ज वाइट हाई एल्टीट्यूड बैलून वाज सीन इन द नॉर्थ अमेरिका एयरस्केप इंक्लूडिंग अलास्का, वेस्टर्न कनाडा एंड द कॉन्टेजियस यूनाइटेड स्टेट। देखिए भैया, 28 जनवरी को चाइना के द्वारा एक ऑपरेट किया गया बैलून देखा गया था। कहाँ पे देखा गया था? अमेरिका के स्पेस एरिया में देखा गया था, ठीक है। द अमेरिकन एंड कनाडियन मिलिट्री असर्टेड दैट द बैलून वाज फॉर सर्वाइवल। अमेरिका और कनाडा के लोगों ने ये बोला, कि उनकी एजेंसीज ने ये बोला कि ये जो बैलून है ये हम पे निगरानी रखने के लिए रखा गया है। वाइल द चाइना गवर्नमेंट मेंटेन इट वाज द सिविलियन मेट्रोलॉजिकल रिसर्च एयरशिप। जबकि चाइना की गवर्नमेंट ने कहा कि ये क्या है? नागरिक मेट्रोलॉजिकल, जो मौसमी घटना को पढ़ते हैं, वो रिसर्चर्स का ये एक एयर स्पेस शिप था। एंड दैट हैड ब्लोन ऑफ कोर्स, जो हवा के द्वारा, तेज हवा के कारण तुम्हारे वाले एरिया में चला गया था। द एनालिसिस सेड दैट द बैलून्स फ्लाइट पाथ एंड द स्ट्रक्चर कैटेगराइज मेड इट डिसिमिलर फ्रॉम द दोज विच हैव टिपिकल बीन यूज्ड बाय द मेट्रोलॉजिकल रिसर्च। बोल रहे हैं अमेरिका के एनालिस्ट जो परीक्षण करता है, जांचकर्ताओं का ये मानना है कि जो नॉर्मल एयर बैलून होते हैं, जिन पे लोग रिसर्च करते हैं,
उसके डिज़ाइन से ये डिज़ाइन बिल्कुल अलग है। द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट सेड दैट द बैलून्स वर कैपेबल ऑफ लोकेटिंग इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिवाइसेस। बैलून जो था वो इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन डिवाइसेस को लोकेट कर सकता था, इंक्लूडिंग मोबाइल फ़ोन को भी देख सकता था, रेडियो को भी। द अमेरिकन U-2 रिकॉनेशंस aircraft deployed to track the balloon in the air revealed that the balloon carried the antennas and other equipment clearly for intelligence surveillance and inconsistent with the equipment of the board weather balloon। देखो भैया, अमेरिका को उन पर डाउट हुआ चाइना पर, तो उसने क्या कहा, अपने एयरक्राफ्ट भेजा और रिसर्च की, तो उन्होंने ये पाया, एयरक्राफ्ट जब पहुंचा बैलून के पास तो उसने देखा कि उसके अंदर एंटीना है, कई सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं जिससे निगरानी रखी जा सकती है। तो कुल मिला के बैलून के अंदर इतने सारे डिवाइसेस थे। द स्टेट क्या बोल रहा है, द स्टेट डिपार्टमेंट सेड दैट द स्पाई बैलून was part of the global Chinese military directed surveillance effort in which the Chinese placed spy balloons have flown over more than 40 nations in 5 continents। स्टेट डिपार्टमेंट का कहना यह था कि ये स्पाई बैलून जो जासूसी बैलून था, जासूसी गुब्बारा था, ये करीब 40 राष्ट्रों पे जा चुका है और 5 कॉन्टिनेंट्स पे ये इस तरीके का सर्वेलेंस कर चुका है। ऑन February 4 द यूएस एयरफोर्स शॉट डाउन द बैलून। 4 फरवरी को यूएस एयरफोर्स ने क्या किया, बैलून को मार गिराया। ओवर द यूएस टेरिटरी वाटर ऑफ द कोस्ट ऑफ द साउथ कैरोलिना ऑन द ऑर्डर ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन। जो बाइडन के इशारे पर यूएस एयरफोर्स ने साउथ कैरोलिना के किनारे पे, साउथ कैरोलिना के जो जलीय क्षेत्र है वहाँ पर उसको मार गिराया बैलून को। डेब्रिश का मतलब होता है कचरा यानी मलबा। डेब्रिश फ्रॉम द रीकेज was recovered and sent to the FBI laboratory of the Quantico, Virginia for analysis। उसका जो मलबा बचा उसको वर्जीनिया में लेबोरेटरी में भेज दिया गया रिसर्च के लिए। द इंसिडेंट इंक्रीजेज यूएस चाइना टेंशन। इस इंसिडेंट ने यूएस और चाइना की टेंशन को बढ़ा दिया है। द इंसिडेंट प्रॉम्प्टेड द यूएस सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एंटोनी ब्लिंकन टू डिले द डिप्लोमेटिक विजिट टू द बीजिंग। और भैया जो डिप्लोमेटिक विजिट होने वाली थी यानी अंतर्राष्ट्रीय जो बैठक होने वाली थी या राजनीतिक बैठक होने वाली थी बीजिंग के अंदर, उसको स्थगित कर दिया। विच वॉज सेट टू द हिज फर्स्ट सिंस 2018, जो 2018 में हुई थी। इट इज आल्सो फर्दर स्टेन कनाडा चाइना रिलेशनशिप। और इसने क्या कर दिया, कनाडा और चाइना के रिलेशनशिप को भी कुछ दिक्कत पहुंचाई है। एज द कनाडा समन दैट द चाइना एम्बेसडर बिकॉज ऑफ द वायलेशन ऑफ द कनाडियन एयरस्पेस। जैसे ही उनको पता चला कि चाइना के एम्बेसडर जो है उनका आना जाना रुक गया है, तो कनाडा के लोगों ने सुना था कि जो चाइना के जो एम्बेसडर हैं उनका आना जाना रुक गया, तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने चाइना के एम्बेसडर को भी आने से मना कर दिया, क्योंकि वो कनाडा के क्षेत्र में भी उनका बैलून आया था। ऑन February 3 यूएस डिपार्टमेंट ऑफ द डिफेंस अनाउंस दैट द सेकंड चाइनीज बैलून वाज पासिंग ओवर द लैटिन अमेरिका। और यूएस डिपार्टमेंट ने दोबारा देखा कि 3 फरवरी को एक और बैलून आया है अमेरिका से, विच वाज चाइना आल्सो, जो चाइना का ही है। ऑन February 10 द एयरफोर्स शॉट डाउन अनदर एरियल ऑब्जेक्ट यूएस टेरिटरी इन द ऑर्डर ऑफ द एट द ऑर्डर ऑफ द जो बाइडन। जो बाइडन के इशारे पर उस दूसरे बैलून को भी मार गिराया। ठीक है, पैसेज पर आइए 42 पर। 42 का आंसर ए फॉर अमेरिका। चाइनीज स्पाई बैलून के बारे में पूरी की पूरी स्टोरी है जो यूएस में और कनाडा की टेरिटरी में आ गया था। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर। 43 पर आइए। 43 का आंसर हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए और बी, दोनों ही चीजें शामिल हैं। ए और बी ट्रू है, लेकिन द करेक्ट रीजन इज ए। इसको पढ़ लेना एक बार, आंसर यही होगा। 43 के बाद 44 पर आइए। हाउ डिड द यूएस मेक दैट बैलून फ्लाइंग ओवर इट्स टेरिटरी स्पाई बैलून। यूएस ने क्यों कहा कि जो बैलून ऊपर उड़ रहा है वो एक स्पाई बैलून है, इसका रीजन क्या था कहने का। आंसर नंबर 3 हो जाएगा, इट इज रिकॉग्निशंस एयरक्राफ्ट सॉ द एंटीना। एयरक्राफ्ट जो उड़ा था, यूएस के एयरक्राफ्ट ने देखा था कि उसमें बैलून में एंटीना है और कुछ ऐसे इक्विपमेंट है जो निगरानी रखते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। 45 पर आ जाइए। कॉन्टेजियस, कॉन्टेजियस का मतलब क्या होता है, संक्रामक। क्या होता है, संक्रामक, यानी कि फैलने वाला, एक दूसरे से फैलने वाला। तो क्या हो जाएगा, इसका क्या बताना है, जुड़ा हुआ, एडजॉइनिंग, करीबी हो जाएगा। ठीक है, संक्रामक करीबी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर, समझ में आया बेटा। तो ये थे क्वेश्चन 45 तक।
अब हम लोग अगले सेशन में मिलेंगे अगले क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए सारे बच्चे अच्छे से तैयारी करिए। अगर कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, तो मैं उसका भी मैं सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करूँगा। बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।